नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने हमारे पुराने वीडियो में डिस्कस किया था इंडियन पावर सेक्टर के इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क को, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस की हेल्प लेनी होती है। तो यह तीन होते हैं हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किया था सीईआरसी, एसीआरसी और जेईआरसी। आज हम इन तीनों की एक ब्रीफ हिस्ट्री और इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि ये आईआरसी को लाया क्यों गया। तो यह एक वेस्ट मतलब स्पेसिफिकली यूएसए का कॉन्सेप्ट था। वहाँ पे इनिशियली 90s के टाइम पे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जो काफ़ी डिले हो रहे थे। तो जब उनका डिले को जाना गया तो ये पता चला कि जो गवर्नमेंट्स है वह आते ही जो भी ओल्ड गवर्नमेंट के डिसीजन थे उनको होल्ड कर देती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता था वो 4 साल का होता था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो टाइम लगता था वो काफ़ी 5 साल, 8 साल, 10 साल लगता था। तो ऐसे में बहुत सी बार जो प्रोजेक्ट्स थे वो रुक जाते थे, जिसके कारण जो डेवलपमेंट होना है वो होता नहीं था और काफ़ी सारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता था। तो इन सब से बचने के लिए वहाँ की जो कांग्रेस मतलब जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक ऐसी बॉडी का फॉर्मेशन किया जिसके पास गवर्नमेंट की पावर तो होती थी पर जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती थी। मतलब जो अप्रूवल देने का काम है वह तो वो कर सकती थी, बट वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती थी, वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होती थी। मतलब अगर गवर्नमेंट अगर चली भी जाती है तो दे विल स्टिल फंक्शन। सो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट हॉल्ट लगाती थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, तो वो रुक जाता था। साथ ही साथ इसमें एक एडवांटेज ये था कि जो भी इसमें मेंबर होते थे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते थे, तो जिसके कारण जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाती थी। तो ये इन दो बेनिफिट्स के कारण जो यूएसए में जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी स्पीड से होने लगा और जो हॉल्ट आते थे जिसके कारण जो प्राइस बढ़ जाता था उस प्रोजेक्ट्स का वो काफ़ी कम हो गया। तो अब इसमें एक इसको किस तरीके से इसको बैलेंस किया गया, मतलब अगर इतनी पावर उसको गवर्नमेंट की दे दी गई है तो वो किसी के लिए अकाउंटेबल तो होगा। और जब गवर्नमेंट के लिए वो आंसरेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, तो वो किसके लिए अकाउंटेबल रहती थी। तो हाँ, वो अकाउंटेबल रहती थी वहाँ की कांग्रेस के लिए, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट के लिए। अगर कुछ भी उसमें अगर उनको अकाउंटेबिलिटी शो करनी है तो वहाँ की रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट के लिए करेगी, मतलब कांग्रेस के लिए करती थी। तो यह आईआरसी मतलब इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का एक ब्रीफ हिस्ट्री था। तो अगर हम इंडिया में बात करें इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, तो यह 1998 के टाइम पे इसको लाया गया था, बट इसके पहले भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन काम कर रहा था जो कि फाइनेंस सेक्टर में था, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। इसके बाद साथ ही साथ हमारे पास सेबी जो कि एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ रेरा, और इस तरीके का हमारे पास एक दो और हमारे पास इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन हैं जो कि इंडिया में करंटली फंक्शन कर रहे हैं। पर एक बात यहाँ जानने की ये है कि हमारे पास जैसे हर फील्ड के लिए एक ही इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है, बट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हमारे पास 3 रेगुलेटरी कमीशन है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो उसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर इसमें कोई एक अगर अगर रेगुलेटरी कमीशन होता तो स्टेट को ऐसा लगता है कि हमको कंट्रोल किया जा रहा है, हमारी पावर को डाइल्यूट किया जा रहा है, तो इसके लिए एसीआरसी और सीआरसी दोनों को बनाया गया। जेईआरसी का यहाँ पे एग्जिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि कई जैसे छोटे स्टेट्स या यूटीज थे जिनका ऐसा मानना था कि हमको जरूरत नहीं है एक डेडिकेटेड स्टेट या फिर यूटी के रेगुलेटरी कमीशन की, तो हम दो या दो से अधिक स्टेट या फिर यूटी मिल के भी एक रेगुलेटरी कमीशन बना लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से फिर जेईआरसी का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर जो रेगुलेटरी कमीशन है इनके अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो वो सीधे एप्टेल मतलब एपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में करता है, और अगर किसी को एप्टेल के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होती है। तो जेईआरसी जो होता है वो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, जैसे जिसमें स्टेट, यूटीज या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। करंट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सीआरसी, 26 एसएआरसी और 3 जेईआरसी है। अगर हम इनमें नाम की बात करें तो मिजोरम मणिपुर का एक हमारे पास जेईआरसी है, गोवा एंड यूटीज का हमारे पास एक जेईआरसी है, और जम्मू लेटेस्ट जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का। इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो जुरिस्डिक्शन की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीएसयू होती है उनके टेरिफ डिटर्मिनेशन हो गया, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन हो गया, यह जुरिस्डिक्शन सीआरसी के अंदर आता है। एसीआरसी के अंदर रिस्पेक्टिव स्टेट का जो टैरिफ डिटर्मिनेशन और जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है वो इसके अंदर आता है। जेईआरसी सिमिलरली सीआरसी की तरह भी जो उसके अंदर यूटीज और जो स्टेट्स इन्वॉल्व है उनका एरिया इसके अंदर आता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो सबसे की फंक्शन है वो है टैरिफ डिटर्मिनेशन इलेक्ट्रिसिटी का, साथ ही साथ मार्केट को रेगुलेट करना, मतलब मार्केट में फेयर कंपटीशन बना रहे, उससे रिलेटेड चेक्स एंड बैलेंस को देखना, ग्रिड को मैनेज करने के लिए ग्रिड जो ग्रिड कोड हम सीआरसी प्रोवाइड करता है उसमें टाइम टू टाइम अपडेट करना, जो अगर कहीं पे कुछ ग्रीवेंस आता है तो उसको एड्रेस करना। यह सीआरसी एज ए एडवाइजरी बॉडी भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए काम करती है।
अगर हम एसीआरसी की बात करें तो सिमिलरली सीआरसी या स्टेट लेवल के लिए सेम फंक्शन प्ले करती है। सिमिलरली जेआरसी भी सेम फंक्शन प्ले करती है। स्टेब्लिश बाय, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेब्लिश करती है सीआरसी को, एसीआरसी को स्टेट गवर्नमेंट और जेआरसी को अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो सीआरसी जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट, उसके लिए अकाउंटेबल है। एसीआरसी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है और जेआरसी अगेंस्ट पार्लियामेंट के लिए हमारे अकाउंटेबल होती है। नेचर की अगर हम बात करें तो तीनों स्टेचुटरी बॉडी है जो कि क्वासी जुडिशियल स्टेटस रखती है। तो ये था मेरा वीडियो इंडिया के इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।